तो ये सारस के सारस रूल से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो सारस ने बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को किस तरह से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, बड़ा ही आसानी से उन्होंने बताया है कि कैसे आप आसानी से उसको कर पाते हो। देखो अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन अलाउ R1 से, लेकिन चूंकि देखो अब ये क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा इसके थ्रू। देखो बहुत ही सिंपल, क्या किया सारस ने पहले, फिर उसी तरह से क्वेश्चन हमारा है इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्वेश्चन ABC रियल नंबर है, फाइंड द रियल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन ये दिया हुआ आपका 2x c माइनस बी माइनस सी 2x a b माइनस ए और 2x इक्वल्स टू 0। बिल्कुल वैसे ही करना है, यहाँ पे पहले रो को लिख लेना है, दूसरा रो, तीसरा रो, फिर पहले रो को फिर से रिपीट कर देना है, सेकेंड रो को भी फिर से रिपीट कर देना है। अब रिपीटेशन के बाद मैंने बताया था ना कि पहले हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8x3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ABC, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ABC हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, आपका बन जाएगा क्या, P इक्वल्स टू 8x3। चले इधर से आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, देखिए माइनस है 2x है b है, तो ये माइनस 2xb स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2xa स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2xc स्क्वायर। अब जब इनको भी ऐड करेंगे तो आप सब में देखिए माइनस 2x कॉमन मिल जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिल जाएगा। और अब हमारा जो इन्होंने जो बोला है सारस ने कि अब फॉर्मूला क्या था, अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हमारा अगला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू p माइनस n। तो p की जगह पे क्या हो जाएगा 8x3, और n की जगह पे उठा के हम ये रख देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ से क्या काम करते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ से हमको 2x कॉमन मिला, मैंने 2x कॉमन निकाल लिया और ये आपका बन गया यहाँ पे। तो 2x कॉमन मतलब अगर 2 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बस x की वैल्यू 1 हो जाएगा 0, और दूसरा पार्ट आपका ये बचेगा 4x स्क्वायर प्लस इतना बच जाएगा। तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ समथिंग हो जाएगा, और x इक्वल टू इधर करूँगा तो माइनस ऑफ 1/4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और फिर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो जाहिर सी बात है ये रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो वो आयोटा के फॉर्म में खुलेगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट हो गया जो कि आपका कॉम्प्लेक्स रूट है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिर्फ रियल रूट के बारे में पूछा गया है, तो हमारा रियल रूट सिर्फ यहाँ पे एक ही होगा, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब इसी टॉपिक पर और आगे बढ़ते हैं डिटरमिनेंट में हम। अब हम आगे बढ़ के आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है माइनर और कोफैक्टर्स। देखिए माइनर में क्या है, माइनर और कोफैक्टर में फर्क क्या होता है कि माइनर जो आपका होता है उसमें साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कोफैक्टर में क्या होता है, साइन का इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, माइनर और कोफैक्टर जो हम निकालते हैं ना, वो किसी एलिमेंट का नहीं निकालते, उस एलिमेंट के प्लेस का निकालते हैं, ताकि हमें उस प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी वो हम उसको लिख सकें, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है माइनर एंड कोफैक्टर्स, और ये एक डिटर्मिनेंट दिया है a11 a12 a13, इस तरह से डिटर्मिनेंट गिवन है। अब हमें इसका माइनर निकालना है, तो जब हम इसका माइनर निकालेंगे तो जैसे देखिए लिखा है माइनर ऑफ m11, माइनर को हम m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, mij लिखते हैं। तो वहाँ पे हम ij की जगह पे i चूंकि हमारा रो होता है, j हमारा कॉलम होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर है उसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको हमने इसको ढक लिया, तो बचा हमारे पास क्या, ये बच गया a22 a23 a32 a34। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको ढकने के बाद देखिए आपका ये वाला पोर्शन जब आपने ढका, ये यहाँ बचा होगा a22 a23 a32, और यहाँ पे a34 होगा, एक्चुअली होगा तो ये भी a3 ही, लेकिन यहाँ पे a34 लिखा गया है, तो यहाँ भी होगा आपका a33 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से a34 लिखा है, इसको आप a33 ही समझना, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम माइनर ऑफ a32 की बात करते हैं, तो माइनर ऑफ 32 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब आप 32 का मतलब क्या, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। जब इसको हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा a11 a13, और यहाँ बचेगा a21 और ये बचेगा a23। फिर इसको भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये तो हमारा माइनर निकालने का तरीका हुआ। अच्छा, इसी में कोफैक्टर जब हम निकालते हैं ना, तो कोफैक्टर में साइन का इंपॉर्टेंस होता है। तो कोफैक्टर में देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, Cij इक्वल्स टू
-1 की पावर i प्लस जे और ये लिखा है mij। तो हम यहाँ पे जैसे अब देखिए ये क्या है 1 1, ये इवन है, तो यहाँ पे 1 + 1 करेंगे i प्लस जे का मतलब 1 + 1 करेंगे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आपकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे C12 है, अब मैं अगर यहाँ पे करूँगा ना -1 की पावर क्या 1 + 2 यानी कि ऑड हो गया। अब ये ऑड हो गया तो बाहर में बस आपका नेगेटिव साइन है। आप डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करोगे, अगर इनकेस मान ली सॉल्व करने पे नेगेटिव आ रहा है तो बाहर माइनस है तो वो भी इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर अगर आपका नेगेटिव तो ऑलरेडी आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी में अगर हम और आगे बात करें, अब इसकी नोट की बात करते हैं। नोट पे देखिए मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है, जैसे ये। अब जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, सपोज करो मैंने A11 लिया और उसी का कोफैक्टर निकाला। उसी का कोफैक्टर निकालने का मतलब साइन वगैरह लेके ये आप इसको छोड़ दोगे, ये बचेगा, इसको सॉल्व कर लोगे, वो आपका C11 ये जो है कोफैक्टर है। अब इसी तरह से फिर A12 का एलिमेंट लूंगा तो उसका कोफैक्टर निकालूंगा, फिर मैं A13 ले लूंगा तो उसका कोफैक्टर निकालूंगा। तो देखिए जब सेम है, जैसे अब आप इसको याद करने के लिए बस पढ़ सकते हो 11 11, 12 12, 13 13, 21 21, 22 22, 23 20, बस ये याद करिए। ऐसा मत समझ लेना कि ये यही पढ़ना ही है, बस याद करने के लिए आप समझ सकते हो। अगर सेम एलिमेंट और उसके कोफैक्टर सेम है, उसी लाइन का उसी रो का ही अगर कोफैक्टर निकाले या उसी कॉलम का कोफैक्टर निकाले अगर हम लोग, तो हमारा जो रिजल्ट आता है उन टोटल का जो सम होता है, वो सम हमारा हमेशा आंसर जो है डिटरमिनेंट के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ऐसे कुल मिला के हमारे पास 6 टर्म ऐसे होंगे जिसका टोटल का सम कितनी बार आएगा, 6 टाइम ऐसे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे मान लिया मैंने पहला रो लिया, इसका कोफैक्टर, इसको लिया इसका कोफैक्टर, फिर इसको लिया इसका कोफैक्टर, तो 3 तो रो के हो जाएंगे। फिर कॉलम का करेंगे, इसका कॉलम का कोफैक्टर, फिर कॉलम से सेकेंड का कोफैक्टर, कॉलम 3 का कोफैक्टर, ये सारा हम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद देखिए इनका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। वही मैंने पहले बताया था कि चाहे हम पहले रो के थ्रू करें या हम कॉलम के थ्रू या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू करो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होता है वो हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान ली सपोज करिए मैं इस रो का एलिमेंट ले रहा हूँ और कोफैक्टर मैं सेकेंड का ले रहा हूँ, तो जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसलिए 1 1 और ये आपका A21 यानी कि कोफैक्टर इसका, अगर एलिमेंट ये है तो इसका कोफैक्टर, फिर अगर एलिमेंट 1 2 लिया तो कोफैक्टर इसका ले लिया, अगर 1 3 लिया तो इसका कोफैक्टर 2 3 का ले लिया। तो इस केस में जब ऐसा लेंगे, देखिए डिफरेंट है। अब याद में जैसे मैंने बताया था ना 11 21 12 20, ये देखिए सब डिफरेंट आ रहा है। अब जब डिफरेंट आएगा ना तो आपका आंसर क्या होगा, इन टोटल का जो सम हो जाएगा वो हमेशा 0। ऐसे कितने होंगे, ऐसे 12 होंगे। देखिए आप पहले रो का लोगे तो सेकेंड रो का कोफैक्टर थर्ड रो का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और सम करोगे तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, इसी तरह से सेकेंड का लेके करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे, तो इस तरह से पूरा टॉल करेंगे तो हमारे पास कुल 12 टाइम्स ऐसा होगा जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोफैक्टर की। अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर देखिए डेल्टा का कोफैक्टर, ये कोफैक्टर हुआ इसका। अब ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है कि अब एक तरीका ये है कि हम सारा कोफैक्टर निकालें और फिर उसको एक डिटर्मिनेंट बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें, तब हमको इस डेल्टा की पावर कोफैक्टर की वैल्यू मिलेगी। बट हमारे पास एक और तरीका है, उसी को फॉर्मुलाइज्ड किया गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि आप ये काम मत करिए। उसके लिए बोला गया है कि ये डेल्टा की पावर n-1 ये फॉर्मूला निकाला गया, ये उनके कोफैक्टर की जो आप सारे कोफैक्टर से निकालने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनाते हो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होगी। और अगर n-1 के इक्वल होगी तो n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है। n आपका यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे आप n यहाँ पे वैल्यू ऑर्डर रख दो, अगर 3 ऑर्डर का है तो आप यहाँ पे 3 रख दो, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें। अभी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें बोला है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। पहले तो इस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, और फिर साथ में ही बोला है ऑल्सो फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर। अब देखिए यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने पीछे यहाँ पे पढ़ा था, अब इसी कोफैक्टर का यूज करके
हमको इसका आंसर निकालना है, डायरेक्टली नहीं निकालना। उसने बोला कि आपको इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है यूजिंग कोफैक्टर का यूज करके। चलिए तो आते इसी क्वेश्चन पे। आप देखिए मैंने यहाँ पे माइनर निकाला है। जैसे मैंने पहली प्लेस का माइनर निकाला तो ये छोड़ दिया, तो ये आपका कितना हो गया 35 माइनस 18 दैट विल बी 17। उसी तरह से मैंने 1 2 का निकाला है, तो मैंने हर तरह का देखिए 1 m ऑफ 1 2 यानी माइनर ऑफ 1 2 यानी सेकेंड एलिमेंट का, फिर उसके बाद थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर अब इसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका मैंने यहाँ पे कोफैक्टर निकाल सबका माइनर निकाल रखा है। अच्छा, माइनर और कोफैक्टर में इतना ही फर्क है, जहाँ पे इन दोनों का सम आप देख लीजिएगा जब ऑड रहेगा तो जो भी आपकी नॉर्मल जो वैल्यू आ रही है उसका साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में, लेकिन माइनर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 1 का जब मैंने निकाला मुझे पता है इन दोनों का सम इवन आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 17 था तो यहाँ भी आंसर 17 ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 और 2, ये -1 की पावर 1 और 2 यानी ऑड आएगा, यानी कि बाहर निगेटिव आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आया होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -7, इसलिए यहाँ पे आंसर देखिए कोफैक्टर में आपका 7 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इवन है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे देखिए ऑड है, +4 है तो ये -4 हो गया। ये भी देखिए इवन है, -4 है तो -4 है। यहाँ पे देखिए ऑड है, -4 है तो ये +4 हो गया। यहाँ पे देखिए इवन है, ये -3 तो ये आपका ये वाला -3 तो +3 हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे, नहीं इवन वाले पे इस पे देखिए -3 है तो ये भी -3 है। यहाँ पे देखिए ऑड अगर ये -3 तो यहाँ +3 हो गया। यहाँ पे देखिए इवन है, -1 है तो -1 बना। तो यहाँ पे बस हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि माइनर में साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कोफैक्टर में साइन का इंपॉर्टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन अलॉन्ग R1। अब R1 के अलॉन्ग जो एक्सपेंशन हम करते हैं वो कोफैक्टर का यूज कर करके A11 मतलब पहला एलिमेंट मैंने ले लिया, क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका C11 यानी मैंने पहला जो कोफैक्टर निकाला था 17 यानी 17 हो गया। फिर आपका क्या था A12 यानी एलिमेंट आपका देखिए 2 है, और फिर इंटू क्या है आपका C12 यानी कि C12 यानी 7 हो गया। फिर A13 निकाला तो मेरा क्या हो गया 3 हो गया। और इसके बाद फिर मैंने निकाला यहाँ पे C13, तो वो भी देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग। C13 ये 13 है, और फिर इसको कैलकुलेट किया 17 ये 14 ये 39, तो टोटल सम हमारा आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा था जब हम माइनर और कोफैक्टर निकाल के करते हैं चीज़ों को, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारा देखिए अब है, अब वही जो हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकाला था तो बहुत कैलकुलेटिंग वे में किया था, अब इसी को देखिए हम लोग एक डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना यार, प्लस माइनस साइन का तो बहुत ही कम टेंशन लेना है। यहाँ पे बस एक छोटा सा बस मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन बहुत ही माइन्यूट और बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान में इसमें रखना है। अदरवाइज आपको ना इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, उसमें तो एक भी अगर आपने मिसिंग किया ना फिर आप तो पूरा गए। एक भी अगर आपका कोफैक्टर कोई भी अगर गलती से भी मिस्टेक अगर हो गया तो आप समझ लो कि आपका पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये एक मेथड होता है, अगर इन केस आपको लगे कि मैंने जो सही किया है, मैंने जो क्वेश्चन किया है मेरा आंसर सही है कि गलत है, वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए तब डायरेक्ट मेथड में देखिए क्या किया गया, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले 133 ये 133 मैंने लिख लिया, फिर -436, फिर मैंने इसको मतलब एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, बस इतना आप देखिएगा, बस इतना काउंट आप चेक करिएगा, ये बस इतना फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब इसके बाद फिर क्या किया ना, इसी फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया गया 133, और फिर सेकंड रो को फिर से रिपीट किया गया -4 जैसे सारस रूल में करते थे, तो बिल्कुल ये रिपीट कर दिया गया। लेकिन इसमें बस डायरेक्ट मेथड में एक चीज और बस इंक्लूड किया गया, ये जो फर्स्ट कॉलम था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, सेकेंड कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका ये देखिए टोटल इस तरह से बन गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको आप यहाँ पे डिलीट मार दो, अब आपके पास बचा बस ये, अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव, ये देखो 9 3 जा 27, अभी 27 ये देखिए आपका माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस होता है इसलिए +42, फिर आपका 24 ये आपका हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे देखिए 28 और ये हो जाएगा आपका -12। तो ये चीज़ें हो गई, इस तरह से होगा 7 × 3 -7 × 3 3 × 9, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 9 × 1 3 × 4 वो यहाँ पे भी हो गया, फिर 4 × 3 1 × -7 ये हो गया आपका, 3 × 6 3 × 3 ये हो गया
आपका 3 - 4 और ये आपका 6 यहाँ पे हो गया। उसी तरह से 1 3 - 4 ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बस केवल पहले तीनों रो को लिख दो, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो को ला के फटाफट यहाँ पे नीचे ला के शिफ्ट कर दो, फिर जैसे फर्स्ट कॉलम आ जाए उसको शिफ्ट इधर कर दो, फोर्थ वाले कॉलम बना दो, और जो सेकंड है फिर उसको फिफ्थ कॉलम बना दो। अब जैसे ये कॉलम बनाओगे तो फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसको आप डिलीट कर दो, जो बचेगा एज इट इज नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इसमें क्या करना है। एकदम जो भी रूल अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है उसी रूल को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट n = 3 हो गया, इज 12, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो दिया वो 12 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर। देखिए जो कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड है उसके स्क्वायर की वैल्यू हमें बताना है। तो कोफैक्टर के लिए हमने देखा था डिटर्मिनेंट जब निकालते थे और डिटर्मिनेंट को निकाल के उसका जो उसके कोफैक्टर से जो हम नया एक डिटर्मिनेंट बनाते थे उसको इस सिंबल से यूज करते थे डेल्टा की पावर c, और हमने पढ़ा था इसी के स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, और हमने पढ़ा था कि डेल्टा का स्क्वायर जो होता है वो डेल्टा की पावर n-1 के इक्वल होता है, और n हमारा यहाँ पे ऑर्डर पहले लिखे हम लोगों ने 3 लिखा है, तो 3 - 1 करेगा तो ये डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, और यह स्क्वायर पहले से तो ये हो जाएगा डेल्टा की पावर 4, और डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी दे रखी, पहले से 12 दे रखी है, तो इसलिए 12 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,736। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आ गया। तो अभी बेसिकली जो भी हमने अभी बहुत, ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें मैंने पूरा बेसिक से एक एक चीज़ बता रखी है, कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्यू डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कैसे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग जो है माइनर और को फैक्टर निकालते हैं, और उसी डिटर्मिनेंट को कैसे हमने सारस मेथड के थ्रू कैसे निकाला, या फिर अभी हम लोगों ने को फैक्टर निकाला तो एक को फैक्टर का नॉर्मल तरीका पढ़ा और दूसरा तरीका हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा जिससे बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाता है, और कुछ हम लोगों ने अभी रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी किया, और आज अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड जो जेईई में क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने आज यहाँ पे किया है कि कैसे डिटरमिनेंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो उससे आसानी होती है। अगर ये क्वाड्रेटिक बनता तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग परफेक्ट रूल पे जाते या परफेक्ट मेथड पे जाते, या फिर हम लोग डायरेक्ट -d/4a का यूज़ करते, बट हम जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आ रहा है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में आ रहा है। तो साइन और कॉस दोनों जो होते हैं बाउंडेड फंक्शन होते हैं, इस वजह से जब बाउंडेड फंक्शन होते हैं, बाउंडेड फंक्शन की हमें रेंज पता होती है वो कहाँ से कहाँ तक, उनका यूज़ करके फिर हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाला। तो चलो बच्चों, गुड बाय, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, सभी लोग जेईई को क्वालिफाई करिए, लेकिन मन से पढ़ाई करिए।